कम करो, कम करो, कम करो। गाड़ी और जेब पर तो असर पड़ ही रहा है। 20 लाख की गाड़ी लिए हैं, पेट्रोल तो आप बढ़ा सकते हैं ना। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी तो पे नहीं है। आगे के लिए बस साइकिल ही चलाना चाहिए। थोड़ा बजट से बाहर ही है। तो भी अभी सिनेरियो चल रहा है, मेरे हिसाब से पुराने कर्म हैं जो अभी हम भुगत रहे हैं। इससे हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। अब 100 रुपये लीटर कहाँ से हम रोज रोज डलवाएंगे। मोदी राज में भय बर्बाद के भैया इन्हें कभू ना लियो। इसी तरह पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाएंगे तो हम लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे। तेल भावना आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए नाम नया जरूर होगा, पर इसका इस्तेमाल सियासतदानों ने हमेशा अपने अपने तरीके से किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज के हमारे इस खास शो का नाम है सियासत की तेल भावना। राजनीति ना चमकाओ, इतनी फिक्र है तो टैक्स घटाओ। जी हां, उसके वैसे बोल, मगर आज बात करेंगे विकल्प पर। केंद्र क्या कर सकता है, राज्य के हाथों में क्या है और तेल कंपनियां कीमतों को रोकने में अपना रोल कैसे निभा सकती हैं, क्योंकि जनता सिर्फ इतना जानती है कि ना कि कीमतें कम होनी चाहिए और उसको कुछ लेना देना नहीं कि राज्य कितना वसूल रहा है और सरकार, केंद्र सरकार कितना वसूल रही है। जनता सिर्फ ये जानती है कि उसकी जेब पर चाकू छुरी चल रहे हैं और हर रोज चल रहे हैं। लगातार 12वें दिन तेल के दामों में इजाफा हुआ है और इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये तो वैश्विक बाजार तय करते हैं, तो फिर जनता क्या करे? जिसकी जेब रोज ढीली हो रही है वो किससे जवाब मांगे? आज हर पहलू पर बात करेंगे, आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए समझेंगे कि ये वाकई किसके हाथ में सबसे ज्यादा स्कोप है इन रेटों को घटाने का, लोगों को राहत देने का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। सरकार के टॉप लेवल से एक बड़ा बयान आया है इस मुद्दे पर, जो कि मुझे लगता है बहुत अहम है और वो आपको जानना चाहिए। वित्त मंत्री का बयान आया है। निर्मला सीतारमण ने बोला है कि तेल की कीमतें कम करने को लेकर राज्य और केंद्र को साथ मिलकर बात करनी चाहिए। अच्छी बात है, ये पहल होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने बढ़ी हुई कीमतों पर अफसोस भी जताया। ये और अच्छी बात है कि सरकार को लग रहा है कि तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कीमत में कमी को लेकर कोई जवाब संतुष्ट नहीं कर सकता। यानी वित्त मंत्री, जिनके हाथ में हाईएस्ट पावर है, वो भी इस बात को समझ रही हैं और क्या इसको इस तरह से समझे कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत दी जा सकती है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि कोई भी जवाब इसको लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब सरकार को लोगों के गुस्से की तपन अब महसूस हो रही है। लोगों के में जो असंतुष्ट हैं लोग, वो सरकार को अब वहाँ सरकार के पास वो फीडबैक पहुंच रहा है। तो सीतारमण ने बढ़ी हुई कीमतों पर अफसोस भी जताया है और यह भी कहा है कि राज्य और केंद्र को साथ मिलकर बात करना चाहिए। चलिए इसी पर बात करते हैं, तेल भावना पर बात करते हैं सियासत की, और बात करते हैं कि किसके हाथ में कितना स्कोप है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमारे साथ वो शख्स भी हैं जो लगातार इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पर है। संजू वर्मा है हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। संजू, बहुत स्वागत है आपका। अलका लांबा है हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता। अलका, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सर्वोकमल दत्ता हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अजय बंसल हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। तो इनसे ज़्यादा अच्छा तेल का खेल कौन समझता होगा। बंसल साहब, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और क्योंकि जब भी तेल की बात आती है तो तुरंत नेशनल कैपिटल के रेट कोट किए जाते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन संजू, आपसे शुरू करते हैं। संजू वर्मा, अगर वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि राज्यों को और केंद्र को साथ मिलकर बात करनी चाहिए, अगर वो ये भी कह रही हैं कि कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो फिर जवाब की बजाय सीधे केंद्र सरकार रेट में कमी क्यों नहीं करती? क्यों लोगों को 100 रुपए के ऊपर तेल खरीदना पड़ रहा है? गौरव जी, मैं कुछ बातें आपके दर्शकों के सामने स्पष्ट तौर से रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि जो लोकल फ्यूल प्राइस है, जो हमारे देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतें हैं, वो ग्लोबल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें होती हैं उस पर कुछ हिसाब तक निर्भर होती हैं। तो ब्रेंट क्रूड जो है, ग्लोबल स्तर पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस $18 पर बैरल से अप्रैल 2020 से लेकर अब तक
हो चुका है करीबन $65 प्रति बैरल। 2 दिन पहले $65 प्रति बैरल टच हुआ था, जिसका मतलब यह है कि 261% का बढ़ावा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों में। अभी हर कोई यह पूछता है, भाई जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम नीचे होते हैं तब तो सरकार तेल के दाम, लोकल पेट्रोल और डीजल प्राइस नीचे नहीं गिरते, तो जब तेल के भाव ऊपर जाते हैं तभी भाजपा की सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर क्यों बढ़ाती है? क्योंकि यह सवाल मुझे भी बार बार पूछा गया है और मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझती हैं। संजू वर्मा आता हूं आपके इसी तर्क को लेकर आप ही के पास अगला सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन लेट मी प्ले बाइट ऑफ एफएम। रुकिए, वित्त मंत्री की बाइट आ गई है, वो जो मैंने अभी बताया ना वो सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं, फिर अभी आप अपनी बात करिएगा, आपको रोक नहीं रहा हूं। सुनिए क्या कह रही है निर्मला सीतारमण। दिस इज अ वेरी vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. It's no good if just, moral high ground is gained by the center by saying, right, I bring down the excise to zero, I'm not taking anything from you, go about buying your petrol and diesel. तो संजू वर्मा अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए, वित्त मंत्री कहना क्या चाह रही हैं? क्या वो ये चाह रही हैं कि राज्य सरकारें वैट कम करें? जी गौरव जी, मैं वित्त मंत्री जी की बात पर जरूर टिप्पणी करूंगी, पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि जी हां, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों में और स्थानीय लोकल पेट्रोल और डीजल के दामों में एक कोरिलेशन जरूर है। पहला पॉइंट, अभी अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम 261% बढ़े हैं पिछले 10 महीनों में, और पिछले 1 महीने में 25% से ज्यादा बढ़े हैं, और पिछले 3 महीनों में संजू वर्मा सुनिए, संजू वर्मा देखिए, डेटा आप लगातार कोट कर रहे हैं आप लोग। सुनिए मेरी बात सुनिए, संजू वर्मा सुनिए मेरी बात सुनिए, मैम सुनिए मैम, एक के बाद एक मैं आपको साल 10 साल का डेटा रख दूंगा और बता दूंगा आपको कि जब क्रूड का जब दाम $67 पर बैरल चल रहा था तो इसी देश में पेट्रोल 75 रुपए लीटर बिक रहा था मैम, 110 भी क्रूड गया था। देखिए सारे लोग डेटा लेकर बैठे हो, डेटा मत बताइए, नहीं डेटा बताइए ही मत, डेटा कोई सुनेगा ही नहीं। आप ये बताइए इंटेंट कहां है, इंटेंट कहां है वो? ठीक है गौरव जी, 1 मिनट मुझे बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मैं ये बोल रही हूं कि पर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों के अलावा जो और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो स्थानीय प्राइसेस को डिटरमिन करती है वो है डॉलर इंडेक्स। कांग्रेस कहती है 2010, 11, 12 में अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम $105-110 प्रति बैरल थे, बट उस वक्त डॉलर इंडेक्स सिर्फ 70-72 था। आज डॉलर इंडेक्स 91 या 92 है, और डॉलर इंडेक्स इसीलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए, 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए मैम 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए। 1 जनवरी 2020 में क्या डॉलर इंडेक्स था? डॉलर इंडेक्स 2020 में, डॉलर इंडेक्स का एवरेज 2020 में भी रेंज रही है बिटवीन 89 और 93, और आज क्या है? 90 और 93, आज क्या है? 89 to 93 इस लेवल में डॉलर इंडेक्स रहा है। आज क्या है? तो डॉलर इंडेक्स में 20% की लगभग बढ़ोतरी हुई है, बंद हुआ है पिछले 2 दिन पहले 91 पर। मैं बताऊं आपको संजू, देखिए संजू आप बहुत अच्छी पॉलिटिशियन हो सकती हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट हो सकती हैं, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा। अलका लांबा के पास चलते हैं। अलका लांबा, डॉलर इंडेक्स बताएंगे क्या आप लोगों को जब वो पेट्रोल भराने जाएगा? गौरव जी मेरी बात सुनिए, ये टैक्स जीवी सरकार है ना, हमारे 2 कमाऊ पुत्र, वो 2 कमाऊ पुत्र इनके लिए बन चुका है। एक का नाम पेट्रोल, दूसरे का नाम डीजल। 21 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में कमाया। आपने सही कहा, जनता इस बात से बहुत खुश है कि आप चैनल सब मिलकर आज उनका दर्द समझ के महंगाई पर, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों पर चर्चा पर ले आए। इसलिए उनको उम्मीद है हल निकलेगा। शायद यही मजबूरी आज आप बन गई देश की वित्त मंत्री को भी चैनल में उठती डिबेट और आवाज लोगों का दर्द की वजह से बयान देना। नहीं, लेकिन ये बताइए अलका जी देखिए, हम केवल सवाल केंद्र सरकार से नहीं पूछ रहे हैं, हम राज्य सरकारों से भी सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे भी पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से ही पूछ रहे हैं। आपके हाथ में भी तो जरिया है लोगों को राहत देने का। आप केंद्र सरकार पर सारा ओनस डाल दे रहे हैं, आप क्यों नहीं वैट कम कर देते? राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट लगता है पेट्रोल डीजल पर, 36% वैट लग रहा है।
आपकी दूसरी सरकार पंजाब में वो इतना वैट नहीं लगा रही। गौरव जी, ये तेरी मेरी सरकार की बात है या भारत के अंदर बढ़ती तेल की कीमतों से त्राहिमाम होता 134 करोड़ भारत है। आप ये मान लीजिए हमारे 4 राज्य की बात है, कर देंगे, बाकी का क्या होगा? तो कर दीजिए, तब आपकी बात में बहुत दम आएगा। गौरव जी मेरी बात सुनिए, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, अगर दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है तो मैं चुप होकर बैठूं? अभी पेट्रोल लिया है, 11 लीटर पेट्रोल मिला 90 रुपए का अभी, तो मतलब ये तेरा मेरा क्या है? मैं आ रहा हूँ संजू वर्मा। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मैं भी कर रहा हूं। मैं अलका जी सुनिए, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि तेरी मेरी बात ही हो रही है कि केंद्र सरकार रेट घटाए, केंद्र सरकार कह रही है राज्यों के साथ मिलकर बैठकर बात हो। संजीव वर्मा, यहां पर क्या अगर आप दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप भी तो कटघरे में हैं। संजीव झा, राज्य सरकारों से सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो कहा बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, और संजू जी जो तमाम डेटा एक्सप्लेन कर रही थी, जरा इनसे पूछिए 820% टैक्स डीजल पे किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने बढ़ाया। पेट्रोल पे 258% टैक्स किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने बढ़ाया। और दूसरी बात देखिए, 2014 में बड़े बड़े नारे के साथ आए थे ना, इन्होंने क्या कहा था? बहुत हुई पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब आपको पता नहीं था क्या कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट डिटरमाइन करती है? तब क्यों आपने ना देखा? इतने ना समझते आप? तो अगर आपके पास कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन थी? आज क्यों आज लोगों को समझा रहे हैं कि पेट्रोल, मैं आ रहा हूं, संजीव जवाब दीजिएगा, बढ़ गया इसलिए पेट्रोल बढ़ रहा है। नहीं, संजीव जी एक मिनट सुनिए, संजीव जी एक मिनट सुनिए, संजीव जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आजकल लोग जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप वो कह दें कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है इसीलिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो वो आपसे भी तो पूछ सकती है कि दिल्ली में सर आप घटा दीजिए ना वैट, आप दे दीजिए राहत, वो रोल मॉडल होगा, बाकी देश उसको फॉलो करेगा, आप भी तो नहीं कम कर रहे। तो गौरव जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कितने बढ़ाए हैं और स्टेट ने कितने बढ़ाए हैं। एक बात आप समझिए कि अभी हमने दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है कि कोरोना का आपदा के बावजूद हम लोगों ने बिजली सब्सिडी दी, पानी पे सब्सिडी, तमाम सब्सिडियां हमने जारी रखी है। तो आप पहले डेटा देखना पड़ेगा आपको, केंद्र सरकार ने किस रेशियो बढ़ाए हैं और स्टेट ने। नहीं सर, एक कहावत मैंने सुनी है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सर, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। संजू वर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो आज सारे सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकार सबसे सवाल पूछ रहा हूं। संजू वर्मा जवाब दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि वाकई अगर देखें, आप इकोनॉमिस्ट अपने आप को कोट कर रही हैं, मैं सर्वोकमल दत्ता के पास भी जाऊंगा और बंसल साहब के पास भी जाऊंगा, आप कह रही है कि आपको इकोनॉमी ज्यादा आप समझ रही हैं, तो ये बताइए सबसे बड़ा टैक्स का चंक किसका है इस वक्त पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर, और किसके पास सबसे ज्यादा स्कोप है रेट्स घटाने का? ओके गौरव जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इससे कई मुद्दे साफ हो जाएंगे और कई मुद्दे जिन पर विपक्ष ने ताना कसने की ठान ली है मोदी सरकार पर, वो भी साफ साफ आईने की तरह दिखने लगेंगे। पहली बात तो ये, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगी। आप यदि मान के चले उदाहरण के तौर पर कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर है, तो मैं खुद मुंबई में पेट्रोल पंप से जाके ये प्राइसेस लेके आई हूं, और ये मेरी कैलकुलेशन मैं रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड नेशनल टीवी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रही हूं। 100 रुपए से बेस प्राइस जो है वो है 32.97, 32.97 पैसे। उसमें सेंट्रल एक्साइज जो है वो है 21 रुपीज 58 पैसे, 21.58। जो स्टेट वैट और टैक्सेस हैं, ध्यान से सुनिए, स्टेट वैट और टैक्सेस, इनका श्रेय इस 100 रुपए में है 41.67, 41.67 रुपए। कैसे? और बाकी का जो 3.78, कैसे कितने परसेंट वैट लग रहा है महाराष्ट्र में? वो है डीलर कमीशंस एंड मार्जिन्स। नहीं, तो ये मैं बता रही हूं, अभी महाराष्ट्र में इन्होंने बड़ी चालाकी की है। ये कहते हैं वैट है 26%, बट उसके साथ जो स्टेट का सेस और टैक्स है वो आप जाके चेक करिए, वो है 10 रुपए से ज्यादा। एक्चुअली 36% से ज्यादा है वैट पेट्रोल पर, और डीजल पर है 26% से ज्यादा। राजस्थान में 38% था, कुछ ही दिन पहले उसको इन्होंने अच्छा एमपी में क्या है किया पेट्रोल। देखिए यही दिक्कत है संजू जी दिक्कत यही है। बंसल साहब ओके, यू मेड योर पॉइंट मैम, यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम टू यू। सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रख दी कि राज्य सरकारें बहुत ज्यादा कर रही, राज्य सरकारें कह रही। सुनिए संजू सुनिए, होल्ड ऑन संजू, सुनिए, आ रहा हूं। बंसल साहब यही दिक्कत है क्या? देखिए आपके यहाँ तो पेट्रोल पंप पे जब आता होगा कोई खरीदने ग्राहक, तो उसको यही बताना पड़ता है क्या कि देखो दिल्ली में बैठे हैं और वो वहां पर केंद्र सरकार पैसा नहीं घटा रही, और क्योंकि यूपी में बैठे हैं इसलिए यूपी की सरकार पैसा नहीं घटा रही? क्या समझ में आता है आम आदमी को? ये दलील समझ में आती है?
जब भी दाम ज़्यादा होता है या बढ़ता है, एक ही चीज़ उसको समझ में आती है कि पैसा कौन ले रहा है। वो ले रहा है पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय, पेट्रोल पंप वाले। और उससे सबसे पहले कोई रोष, कोई गुस्सा अगर जाहिर करता है बेचारा आम आदमी, वो पेट्रोल पंप वाले पे करता है। वो सोचता है कि जो 100 रुपये का पेट्रोल या 150 रुपये का पेट्रोल में मैं ऑफिस में आना जाना करता था गौरव जी, वो आज नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कल्पित हैं। तो दाम बढ़ने से उसका नुकसान और उसकी प्रॉब्लम देखते हुए हमें भी उनका गुस्सा सहना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो नुकसान है ये आम जनता का नहीं, ये आम जनता के साथ साथ हमारे डीलर्स का बहुत भारी नुकसान होता है जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो जो है नेचुरल फिनोमेना है कि वो एक इवेपोरेशन होती है उसकी, वो उड़ता है पेट्रोल। जब ये 60 या 70 रुपये पे था, वो हमारा 60-70 रुपये पे पर लीटर के हिसाब से उड़ता था। हमारे यहाँ पे इवेपोरेशन करीबन 1% की है पेट्रोल में। आप सोचिए अगर जो और सर बताइए, आपके दुख की तरफ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। तो यानी आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कि डीलर्स को भी इससे नुकसान हो रहा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो उनको भी इवेपोरेशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। बताइए, ये एक अलग सी बात है। लेकिन मैं एक खबर यहां पर दिखाना चाहता हूं, फिर सर्वकमल दत्ता आपके पास आता हूं। मैं आता हूं सर, एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कीमतों पर हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा है पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक बाजार तय करते हैं, सरकार ने समय समय पर महंगाई कम की है। अरे तो अभी क्यों नहीं कम करती सरकार? सवाल तो यही है। पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक बाजार तय करता है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने। वो कह रहे हैं कि सरकार ने समय समय पर महंगाई कम की है और अश्विनी चौबे ने बड़ी बातों में जल्दी इशारा किया कि जल्दी स्वदेशी पेट्रोल होगा। स्वदेशी पेट्रोल, सर्वकमल दत्ता साहब, इस समय स्वदेशी या विदेशी? चलिए पहले सुनाते हैं क्या कानून है, फिर दत्ता साहब के पास आते हैं। बड़े मूल्यों को कितना कम किया था और आज भी हम कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये वैश्विक बाजार का मूल्य हम निर्धारण नहीं करते हैं और उसको हम नियंत्रित करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब तो कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा? मुझे लग रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो अब वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता है। अब वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है। देखिए, बोलते बोलते अश्विनी चौबे साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है सरकार के लेवल से उस बारे में और क्लैरिटी दी जाए तो ज्यादा उस पर जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल वैश्विक बाजार के बहाने के पीछे क्या सरकारें छुप सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 60%, 70% से ज्यादा तो आप टैक्स लगा रहे हैं, वो तो सरकारें लगा रही हैं, उससे वैश्विक बाजार से क्या लेना देना। आइए आपको ये पूरा चार्ट समझाते हैं। राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा 36% वैट लग रहा है पेट्रोल पर, जबकि 26% डीजल पर लग रहा है और यहां कांग्रेस की सरकार है। अब नीचे देखिए, दिल्ली, यहां पर 30% वैट पेट्रोल पर है और करीब 17% वैट डीजल पर है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश चले आइए, 33% वैट पेट्रोल पर है, 23% वैट डीजल पर है, यहां बीजेपी की सरकार है। तो अगर आप कहें कि एक पार्टी इसमें है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र आइए, यहां तो मिलीजुली सरकार है, कई पार्टियों की सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, और देखिए 25% वैट पेट्रोल पर ले रहे हैं, 21% डीजल पर ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, यहां भी बीजेपी की सरकार है, करीब 27% वैट पेट्रोल पर ये ले रहे हैं और करीब 17.5% ले रहे हैं डीजल पर वैट। तो आप किसको दोष देंगे? किसी एक पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी एक सरकार से पूछ सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या यह सियासत की तेल भावना है, और क्या हम ये पूछ रहे हैं, क्या यह सियासत यहां पर हर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को बचाने की बात हो रही है? अब कमाई कैसे साल दर साल बढ़ी है इन राज्यों की, इन सरकारों की, केंद्र की, ये समझिए आप। बहुत डिटेल में आपको ये आंकड़ा समझा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में समझिए आप। केंद्र यानी ये लाल वाली बार, राज्य यानी ये ब्लू वाली बार। अब देखिए 2014-15 में अगर आंकड़े ये लाख करोड़ रुपए में है, तो केंद्र की कमाई इस एक्साइज से हुई करीब 3.25 करोड़ रुपए और राज्य की कमाई हुई करीब 1.1, यहां पर 1,37,000 करोड़ रुपए, और ये 3,33,000 करोड़ है। 15-16 में ये 4 लाख करोड़ के आसपास, ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास केंद्र राज्य में। अब एकदम से देखिए केंद्र की कमाई कैसे बढ़ती है। यहां पर 2016-17 में केंद्र की कमाई हुई है 5.25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से, जबकि राज्यों की कमाई हुई है 1,66,000 करोड़ रुपए, और करीब करीब ऐसा ही 1 से 2 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है राज्यों की कमाई 17-18, 19-20 में, और केंद्र की कमाई भी 5-5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही है इस
पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 2017, 18, 19 और 2020 में। तो केंद्र और राज्य सरकारें की झोलियां तो भर रही हैं, लेकिन आम आदमी की जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकारों के पास और कोई जरिया नहीं बचा है, और पेट्रोल और डीजल ही एकमात्र जरिया है जहां से उनकी कमाई होगी और जहां से वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे। अब जल्दी से वैट से कमाई राज्यवार, क्योंकि एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राज्य अपना शेयर कम क्यों नहीं करते वैट में, राज्य वैट क्यों नहीं घटाते। देखिए महाराष्ट्र, यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की कमाई हम दिखा रहे हैं आपको कैसे बढ़ी है। बिहार की कमाई आप देखिए, महाराष्ट्र 26,791 करोड़ रुपए की कमाई उसकी हुई है। बिहार की देखिए 6,238 यहां पर उनकी कमाई हो गई है, बढ़ी है। कैसे पेट्रोल डीजल पर इन्होंने जब वैट बढ़ा लगाया तो कैसे इनकी कमाई बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में 3,877 करोड़ हो गई इनकी कमाई, दिल्ली में 3,833 करोड़ रुपए हो गई, गुजरात में 15,000 करोड़ के ऊपर, हरियाणा में 7,600 करोड़ के ऊपर, मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ के ऊपर, राजस्थान में 13,300 करोड़ के ऊपर और पंजाब में 5,500 करोड़ रुपए के ऊपर इनको वैट से पेट्रोल डीजल पर लगाने से पैसे मिल रहे हैं। तो आखिर कोई राज्य सरकार क्यों कम करेगी? सर्वकमल दत्ता साहब, कोई क्यों अपने मिल्किंग काऊ को यहां पर बांधने चाहेगी? इस सवाल को लेकर आऊंगा आपके पास, लेकिन तेल में आग, बड़ी वजह आप जाने, समझिए कि कैसे ये तेल में आग लग रही है, ये समझिए आप। क्रूड की कीमतें, ये तो लगातार सभी कह रहे हैं, वैश्विक बाजार यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल आता है उसकी कीमतों पर पेट्रोल डीजल की कीमत निर्भर करती है। लेकिन खाली यही कारण है? नहीं, ये उनमें से एक कारण है। दूसरा, दुनिया की रिफाइनरीज में कोविड की वजह से काम ठप हुआ है, इसी वजह से यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर हुआ है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की मांग में अब इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए भी कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में आग अब देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ऐसे बुझेगी तेल में लगी आग? दत्ता साहब। नहीं, बेशक इस पे गंभीरतापूर्ण सोचने की बहुत आवश्यकता है। मोटे तौर पे गौरव जी, अगर मैं आपके सारा विश्लेषण का आकलन अगर कर लूँ तो 3-4 हिस्से में मैं इसका आकलन करता हूँ। पहला ये है कि सवाल ये भी उठेगा कि डीरेगुलेट कंपनीज को किसकी सरकार ने की थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मार्केट फोर्सेस पे कंपनीज को किसने छोड़ दिया था कि ताकि मार्केट प्राइसेस को डिक्टेट करें? ये डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने की थी। वो जवाब जरूर आएगा कि आखिर किस वजह से किया गया था। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल में लगातार हमारे देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, एंड आई कोट फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल मीटिंग नाउ, उसके मिनट से मैं बताता हूं, 2019 में, 2018 में और 2020 में जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 3 बार कहा था कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ला दिया जाए। अब जीएसटी के अंदर आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप ला देते हैं तो जीएसटी की टैक्सिंग स्लैब क्या है? 0 से लेके 28% तक मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम भी आप अगर सेंट्रलाइज टैक्सिंग सिस्टम आप अगर लगाते हैं तो वो 28% से ज्यादा नहीं होगा। आज के डेट में जो केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो पैरिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, उसकी रेशियो है 49% वर्सेस 51%, यानी कि 51% का अनुदान प्रदेश के सरकार के पास जाता है, 49% केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप अगर सेंट्रलाइज टैक्सिंग सिस्टम पे ला देते हैं तो 28% तो मैक्सिमम जो जीएसटी का जो टैक्स है वो भी कहीं ना कहीं पे 49% या फिर 51% से बहुत कम है। दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि जीएसटी काउंसिल के मिनट्स का मैं अगर बात करूं, जब ये ऑप्शन दिया गया था तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, विरोध कहां से आया था? पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से विरोध आया था, जीएसटी बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से। सुनिए, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे होता है आपको पता होगा? मैं जानता हूं किस मेजॉरिटी से होता है। मैं जानता हूं। तो कितनी सरकार है मैं जानता हूं पार्टियों के पास? जीएसटी काउंसिल आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, बीजेपी की सरकारें सरकारें मना कर रही हैं, आप दूसरी पार्टियों को खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकारें विरोध कर रही हैं। सारे बातों को तथ्यों के आधार पे ही मैं आपका जवाब देता हूं। संजू जी आपके पास आ रहा हूं। लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या आप तो इकोनॉमिस्ट है ना, देखिए आप ये बता दीजिए, क्या किसी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास कोई स्कोप नहीं है इन डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों में राहत देने का? एक सवाल मेरा। बिल्कुल है। तो क्यों नहीं दे रही? सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। आपने जीएसटी काउंसिल के बारे में आपने कहा है, जीएसटी छोड़ दीजिए, जीएसटी लोगों को समझ में नहीं आएगा। मुझे बता दीजिए तो क्यों नहीं दे रहे? गौरव जी दलीलें उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने वाला हूं, ये मुझे बोलने दीजिएगा।
जीएसटी काउंसिल पे एक भी प्रदेश की सरकार अगर विरोध करती है तो उस आइटम पे कंसेंसस नहीं बन सकता है। ये जीएसटी काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है ये चीज। तो कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, कोई भी मुख्यमंत्री अगर विरोध करते हैं तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है एक भी का नहीं है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी होती है विद केंद्र और राज्यों का, केंद्र और राज्यों का चंग बटा हुआ है। मेजॉरिटी होती है मिनट्स को लाने के लिए, केंद्र और राज्य का चंग बटा हुआ है। जी 2/3 मेजॉरिटी होते हैं मिनट्स को लाने के लिए, उसको पारित करने के लिए हर किसी की कॉन्सेंसस की आवश्यकता है। ठीक है, ये जीएसटी काउंसिल की मिनट्स है। फिर तो दूसरी बात जीएसटी छोड़ देते हैं, जीएसटी बहुत लंबा इशू है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। डॉलर के हिसाब से मैं आता हूं, मैं ईरान का मुद्दा उठाता हूं। नहीं, ईरान पे मत जाइए, ईरान पे मत जाइए, अभी देश में रहिए। कम हो सकती है। दत्ता साहब देश में रहिए, दत्ता साहब देश में रहिए। हम लोग पेट्रोलियम कहां से, आम लोगों की बात करिए ना, पेट्रोलियम कहां से इंपोर्ट करते हैं? अलगलामा गो अहेड। मैं आपका गौरव जी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप टीवी 9 के एंकर कम और जनता के एंकर ज्यादा हैं। जनता की बात को आप बहुत तथ्यों से रख रहे हैं। इन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2010 में मनमोहन जी के टाइम पर पेट्रोलियम जो है वो उसको रेगुलाइज कर दिया, पर दाम नहीं बढ़ने दी हमने किसी कीमत पे। और 2014 में मोदी सरकार ने डीजल को डीरेगुलाइज किया और दाम हमारे हाथ से निकल रहे हैं। ये सिर्फ मूक दर्शक बनकर अंतरराष्ट्रीय दामों को दोष दे रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, वन बाय वन। अलका जी एक मिनट सर्वकमल दत्ता जी, अलका जी एक मिनट। एक चीज मैं बोल दूं, देखिए आपकी तारीफ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं टीवी 9 भारतवर्ष का एंकर हूं और टीवी 9 भारतवर्ष पूरी तरह से जनता के मुद्दों को ही उठा रहा है। इसको यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं आपकी बात में, ठीक है। लेकिन सुनिए, अगर आपको आज अच्छी बात, सुनिए बहुत अच्छी बात है अलका जी, आपको मेरी बात, आपको हमारे चैनल का ये इशू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल जब हम कोई मुद्दा कांग्रेस पर उठाएंगे तो भी आपकी ये बात हमें सुनने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा लोगों की बात उठाते हैं हम। गौरव जी आपकी बातों से खुश होना और जनता खुश है, ये आज मैं जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में 50 रुपए लीटर, श्रीलंका में 60 रुपए, नेपाल में, अफगानिस्तान में 35 रुपए लीटर है। क्या अंतरराष्ट्रीय दाम उनके लिए वही है जो हमारे लिए? बिल्कुल वही है। क्या कोरोना महामारी उनके लिए थी, हमारे लिए? हाँ बिल्कुल है। क्या डॉलर के मुकाबले रुपया, पाकिस्तान, नेपाल की करेंसी देखिए अगर हमसे ज्यादा मार खा रहे हैं, क्या वहां विकास नहीं हो रहा है? तो वहां कैसे 50? अब आप पाकिस्तान से कंपेयर करने लगे अलका जी, कम से कम पाकिस्तान से तो मत कंपेयर करिए इंडिया की इकोनॉमी को। अंतरराष्ट्रीय दाम है ना? नहीं, अंतरराष्ट्रीय दाम की बात नहीं, प्लीज। देखिए अभी हम राजस्थान और यूपी को कंपेयर करते हैं ना मैम, आइए ना, एक ही, चलिए कंपेयर करना है तो राजस्थान और यूपी को कंपेयर करते हैं। अलका जी आइए सुनिए, कंपेयर करना है तो राजस्थान और यूपी को कंपेयर करते हैं। अगर यूपी 20-25% टैक्स लगा सकता है तो राजस्थान 36% टैक्स क्यों लगा रहा है बताइए? हम राजस्थान और यूपी को कंपेयर क्यों नहीं करते? देखिए जितना पैसा केंद्र ने कमाया ना 6 सालों में 21 लाख करोड़, शायद राज्यों ने उतना नहीं कमाया। उनको जीएसटी नहीं मिल रहा है, केंद्र उनका जीएसटी दे दे, मुझे पूरा यकीन है। मैं वो पूछ नहीं रहा हूं, मैं केंद्र को एक साइड रख रहा हूं, मैं 2 राज्य सरकारों को कंपेयर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश अगर 26% वैट लगाता है पेट्रोल पर तो राजस्थान 36% क्यों लगा रहा है बताइए? मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भाजपा, कांग्रेस की दोनों सरकारों की इससे सहानुभूति रखती हूँ। दोनों का जीएसटी जो केंद्र ने देना है वो नहीं दे रहे। मैं भाजपा के राज्यों के साथ भी कह रही हूँ कि राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा है, जीएसटी मिल नहीं रही, मजबूरी में हर राज्य। मैं चाहता हूँ जितनी साफगोई से मैं सवाल पूछ रहा हूँ उतनी साफगोई से आप लोग जवाब दें ताकि जनता आप लोगों की भी तारीफ करे। संजू वर्मा गो अहेड, कुछ कहना चाहती हैं आप? संजू वर्मा गो अहेड। मंत्रियों की बैठक पार्टी से ऊपर उठ के बुला लेनी चाहिए। संजू वर्मा बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सारा ओनस केंद्र सरकार पर। चीफ मिनिस्टर, ठीक है गौरव जी, पहली बात तो ये आपने आंकड़े बहुत सही दिए और एक जगह आपने कहा कि कुछ सालों में सिर्फ सेंट्रल एक्साइज के तहत केंद्रीय सरकार ने 5 लाख करोड़ हासिल किया है। मैं और थोड़ा आपके दर्शकों को बता दूं कि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये 5 लाख करोड़ में से भी 41% स्टेट्स को जाता है, जिसका मतलब कि 2,05,000 करोड़ ये 5 लाख करोड़ में से स्टेट्स को जाता है। अब मैं आपको रोकूंगा, एक चीज क्लियर कर लीजिए संजू जी, एक चीज क्लियर आप ही बोलिएगा, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। संजू जी जिस 41% की आप बात कर रही हैं
आप ये देखिए पेट्रोल डीजल पर सेस कितना है। सेस में से 1% भी के राज्यों को नहीं जाता है। 41%, अगर आप 36 से 37 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही हैं तो 90% अराउंड, सम रिपोर्ट्स आर सेइंग 90% अराउंड केवल केंद्र सरकार के पास जा रहा है, और जिस 41% का आप जिक्र कर रही हैं सेस में वो लागू नहीं होता है। अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट सेस बढ़ाया था इस बजट में, जिसको एक्साइज ड्यूटी में एडजस्ट किया था। गौरव जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने कहा कि आप ही को बोल रहा हूं, आजकल बहुत जागरूक हैं। मैं यहां पर, हाँ, तो मैं आपको यह बता दूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि जो सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट किया जाता है, मैं ये पूरा डंके की चोट पर जिम्मेदारी से कह रही हूं, सेंट्रल एक्साइज में से 25 to 40%, 25 से 40% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू वेरियस स्टेट्स, राज्य सरकारों को। दूसरी बात, महाराष्ट्र में ऊपर से तो लगता है कि वैट सिर्फ 26% है, और डिजास्टर मैनेजमेंट सेस है 10% का। 10% का मतलब महाराष्ट्र का वैट ऑन पेट्रोल 36% है। तीसरी और बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहती हूं कि बार बार लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में तो पेट्रोल डीरेगुलेट होने के बावजूद भी प्राइस कम थे। यस, प्राइस इसलिए कम थे क्योंकि आपने सारा सब्सिडी का बिल एक ऑयल फंड में डाल दिया और मोदी सरकार को भरपाई करनी पड़ी 2,70,000 करोड़ के ऋण का। 2,70,000 करोड़ डेट था उस ऑयल पूल फंड का। संजू देखिए, मुझे मालूम है कि आप बहुत रिसर्च लेकर आई हैं संजू, लेकिन एक चीज बता दीजिए, ये सारी चीजें तब कहां चली जाती हैं जब विपक्षी पार्टी की सरकार होती है और बीजेपी खड़े होकर, बीजेपी के तमाम बड़े नेता खड़े होकर बोलते हैं कि ये पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। संजीव झा, आप बताइए, ये तर्क तब कहां चले जाते हैं? मैं आ रहा हूं, आप संजू देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और एक चीज और इनसे पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं कि मार्केट फोर्स प्राइस डिसाइड करता है, तो जब ये 20 रुपए 25 रुपए बैरल हो गया था तो उस पर कितने टैक्स बढ़ाए, कितने एक्साइज आपने बढ़ाए, तब क्यों नहीं आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से पेट्रोल के प्राइस तय होने दिए? तो मुझे ये लगता है कि जितनी बातें आप कह रहे हैं, 2014 में बहुत बड़े बड़े नारे के साथ आए थे। आपने कहा था कि हम पेट्रोल बहुत महंगी हो गई, पेट्रोल बहुत ही महंगाई का, मैंने पहले ही कहा आपकी बात मोदी सरकार, तभी आपको पता था कि ये पुल खाली हो रहा है, पुल आपको भरना है। क्यों सच्चाई जनता को बताया, क्यों जनता को गुमराह किया आपने? तो मुझे ये लगता है कि आज नहीं, लेकिन एक बात तो कह रही ना यहाँ बीजेपी के नेता, देखिए उसमें एक चीज क्लैरिटी है कि पेट्रोल डीजल पर वो थ्योरी थोड़ी सी अनफिट इसलिए है क्योंकि सेस बहुत ज्यादा है और सेस में राज्य सरकारों का कोई हिस्सा नहीं होता। एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा होता है 25 से 40%, इवन 41%। 14th फाइनेंस कमीशन में 42% था, 15th फाइनेंस कमीशन में 41% हो गया। लेकिन पेट्रोल डीजल पर वो थ्योरी फिट नहीं बैठ रही है। तो दिल्ली को कितना मिल रहा है इसमें से, दिल्ली को कितना दे रहे हैं, जरा इनसे कुछ रीजन स्टेट की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें, सारी डेटा गुमराह करने के लिए तो ठीक है। आज जनता परेशान है क्योंकि जनता को 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है और आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों, उसका कारण क्या है। आप तमाम डेटा तो 90 रुपए से ऊपर तो दिल्ली में भी मिल रहा है संजीव जी। देखिए, मैं बार बार पूछता हूं, आप लोग बोल देते हैं बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस बोल देती है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी बोल देती है दूसरी पार्टियों के ऊपर। मेरा व्यूअर जो दिल्ली में बैठा है इस वक्त, वो ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार उसके लिए अभी या कल कौन सा ऐलान करने वाली है ताकि वो बीजेपी के राज्य में रह रहे अपने रिश्तेदार को फोन करे और बोले देखो हम केजरीवाल के सरकार में रहते हैं और हमारे केजरीवाल ने हमारे लिए पेट्रोल डीजल का रेट घटा दिया। गौरव जी, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि लगातार आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि दिल्ली ने कितने टैक्स बढ़ाए और सेंट्रल ने कितने टैक्स बढ़ाए। 2014 कहा ना, अभी तक 820% टैक्सेस बढ़ चुके हैं डीजल पे, पेट्रोल पे 258% बढ़ चुके हैं। आपको रेशियो देखना पड़ेगा ना, उसकी सब जो जिसे ज्यादा बढ़ाया उसकी जिम्मेदारी है कि वो कम करे। तो अरे आप अपने रेशियो में घटा दीजिए, जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो बढ़ा दीजिएगा, जब एक्साइज ड्यूटी घटेगी तो आप बढ़ा दीजिएगा। अभी राहत, फौरी तौर पर राहत दे दीजिए। कोई एक स्टेट आइसोलेशन में डिसीजन कैसे ले सकता है? कैसे नहीं ले सकता, राज्य सरकारें लेती हैं। संजीव जी, बंसल जी एक मिनट, बंसल जी मैं आपको लाऊंगा। बंसल जी, क्या राज्य सरकार आइसोलेशन में वैट घटाती है, बढ़ाती नहीं है? तो फिर इतना रेट वेरी क्यों करता है अगर आइसोलेशन में नहीं लेती वो डिसीजन? तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से यही एक अहम मुद्दा है जो हम लोग डिस्कशन में आना चाहिए
हाँ। हम लोगों ने इस बात को हर आंदोलन में हर जगह पर ये उठाया है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, और जीएसटी में लाने के लिए जो भी अभी जैसे कि आप डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि भाई जीएसटी काउंसिल के सभी लोगों को इसको मान्य होना चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल में होता है। एक बार आंदोलन के अंदर हमने वन नेशन वन रेट के तहत कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के एक दाम हो और जीएसटी में लाया जाए, इसके लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन में मंत्री जी ने जो हमें सबसे पहले कहा कि ये आपकी डिमांड सबसे पहले मान ली गई है कि इसको जीएसटी में लाया जाए। कमाल की बात यह है कि हम लोग सभी अपोजिशन के लीडर्स से मिले उन दिनों, और सभी ने एक दम में कहा कि हाँ बिल्कुल ये दाम जो है बार बार दिक्कत देते हैं और इसको जीएसटी में आना चाहिए। तो मेरा लेकिन लेकर कोई नहीं आया सर। यही है कि अगर जीएसटी आना चाहिए सब कह रहे हैं, लेकिन ला कोई नहीं रहा। हर कोई इसे मानता है और लेकिन कोई नहीं, ला को नहीं रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि आप वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे हर जगह पे जा रहे हैं और जीएसटी से अलावा इसमें कोई है नहीं। हर दूसरे तीसरे साल ये इस तरह से हंगामा होता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आप लोग मीडिया पब्लिक में सब होता है, और जीएसटी की बात होती है और वो कहाँ पर फुर हो जाती है 2 मिनट में। और अच्छा, वो इसलिए भी ना क्योंकि कौन चाहेगा कि उसकी कमाई कम हो। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। संजू जी आ रहा हूं, मेरे पास समय कम है, आप लोग 20-20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, मेरे पास बहुत समय कम है। मैं आ रहा हूं बंसल साहब, कंप्लीट कर दूंगा। दत्ता साहब 20 सेकंड ओनली। मैंने उस समय मैंने कहा था कि संजू वर्मा जी को मैं सुन रहा था, डॉलर इंडेक्स के बारे में बोल रहे थे संजू वर्मा। इसके पास भी एक ऑप्शन है, इसको कहीं ना कहीं पे आप नजरअंदाज करने के लिए। हम लोग आज के डेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैक्सिमम ओपेक देशों से खरीदते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे देश है सेंट्रल एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया साउथ अमेरिका में, या फिर ईरान हो गया, जो बायलैटरल एग्रीमेंट पे पेट्रोल बेचने के लिए तैयार है। यानी कि रुपए रियाल एग्रीमेंट ईरान के तरफ से, वो अगर हो तो डॉलर के मुकाबले में सस्ते में किया जाएगा। वो दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जीएसटी काउंसिल में आना बहुत जरूरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, और जो भी मुख्यमंत्री अपोज करते हैं उनको एक्सपोज कर दीजिएगा। बहुत बड़ी बात। संजू वर्मा आइए, संजू वर्मा आप आइए, संजू वर्मा बोलिए। ओके, इन्होंने जो बोला मैं इनको बता दूं कि चाहे हम क्रूड इंपोर्ट करें ईरान से, चाहे ओपेक से, चाहे सऊदी अरेबिया से, चाहे यूएस से, बात कहां से इंपोर्ट करते हैं उसकी नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम 85% इंपोर्ट करते हैं। बात यह है कि क्रूड चाहे वो ईरान से भी ले, क्रूड ज्यादातर इज प्राइस्ड इन डॉलर्स, इसीलिए डॉलर इंडेक्स का बहुत बड़ा योगदान है कि स्थानीय प्राइसेस क्या होते हैं, कहां से इंपोर्ट करते हैं, वो बात महत्वपूर्ण है। अभी बहस का टाइम नहीं है, अभी बहस का टाइम नहीं है, 30 सेकंड बचे हैं, अभी बहस का टाइम नहीं है। दत्ता साहब 1 मिनट, दत्ता साहब बिल्कुल बहस का टाइम नहीं है, बिल्कुल बहस का टाइम नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स गिर गए हैं, डू नॉट लाई, डू नॉट लाई। नाउ प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, मैं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, 30 सेकंड बचे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। अलका मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। संजू वर्मा, मुझे मेरा सवाल जोड़ लीजिए उसमें। संजू वर्मा, ये सारी बातें क्या उस आदमी को समझ में आएंगी जो इस वक्त पेट्रोल भरा रहा होगा? समझ में आएंगी? दिल पे हाथ रख के बताइए, समझ में आएंगी सारी बातें जो आप कह रही हैं? जब वित्त मंत्री खुद कह रही है कि कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं कर सकता। गौरव जी, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूं। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, यह आपका हक बनता है, लोकतंत्र में सबका हक बनता है। मुझे एक बात बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम जनवरी 2014 में 1240 से लेकर 1280 गैस सिलेंडर पे हम बात ही नहीं कर रहे। 14 केजी के जनवरी 2014 में क्रूड भी 110 रुपए पर था, $110 पे था, माफ करिएगा। जनवरी 2014 में क्रूड भी $110 पे था। समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए। मुझे उम्मीद थी कि आप एक तो जवाब देंगे हमारे व्यूअर को कि हाँ इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो वित्त मंत्री कह रही है कि कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन देखिए सबके अपने तर्क हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, सब ओनस एक दूसरे पर डाल रहे हैं, और हमको आपको भी फिलहाल ऐसे ही सेंचुरी लगे हुए पेट्रोल के सामने प्रणाम करना होगा और वो भराना होगा। अब देखते हैं केंद्र या राज्य सरकारें क्या कोई पहल करती हैं इस बारे में। फिलहाल यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।